हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के ट्रेजरी ऑफिसर। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, इसे आप लोग कोषाधिकारी या फिर लेखाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार के बहुत से महत्वपूर्ण पद हैं यूपीपीएससी के, जिनके बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पर। तो आप लोग जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर आप वीडियोज़ में, तो आप लोग वो वीडियो फाइंड कर सकते हैं और उसे देख के इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार की नई अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं बताता हूं ट्रेजरी ऑफिसर के बारे में विस्तार से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी भर्ती जो होती है ट्रेजरी ऑफिसर की, वो यूपीपीएससी के थ्रू होती है। आपका जो जनपद होता है वहाँ पे एक विभाग होता है, उसे आप लोग जानते होंगे कोषागार विभाग नाम से। ठीक है, कोषागार आपके जनपद में होता है। अब ये जो कोषागार होता है, यहाँ पे आपका जो इसका इंचार्ज होता है वो आपका होता है ट्रेजरी ऑफिसर, जिसे आप लोग कोषाधिकारी कह सकते हैं या फिर लेखाधिकारी कह सकते हैं। 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी कोषागार विभाग में एक पद होता है सहायक लेखाधिकारी। ठीक है, सहायक लेखाधिकारी, या फिर आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। ठीक है, ये भी जो है आपका यूपीपीएससी के थ्रू फिल किया जाता है। तो ये जो पद होता है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें बताएंगे, मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो के माध्यम से इसे प्रोवाइड करा दूँगा। कोषागार की बात करें तो इसमें एक पद और होता है आपका, वो होता है सहायक लेखाकार। सहायक लेखाकार, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी भर्ती जो है यूपीएससी कराती है। ठीक है, और इन दोनों पदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, चाहे वो ग्रेड पे की बात हो या फिर आपकी पावर्स हो तो, या फिर जॉब प्रोफाइल हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भाई आयोग ही चेंज हो गया, यूपीएससी करा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप सी की भर्ती होगी और ये आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है और वो आपका जो है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर होता है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सहायक लेखाकार के बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग और देखिए, जैसे आपके तहसील में आपका एसडीएम होता है, तो एसडीएम को आप लोग जो है पीसीएस अधिकारी के रूप में जानते हैं। डीएसपी होता है, सीओ होता है, तो उसे आप लोग जो है पीपीएस अधिकारी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसे आप लोग किस रूप में जानते हैं? इसे आप लोग जानते हैं पीडीएस के रूप में, प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विस। एआरटीओ मैंने वीडियो में बना रखा है, तो एआरटीओ को आप लोग पीटीएस ऑफिसर के रूप में जानते हैं। सेम ऐसे अगर हम लोग ट्रेजरी ऑफिसर की बात करें तो आप लोग उसे कैसे जानेंगे? आप लोग उसे जानेंगे पीएफएएस के नाम से। ठीक है, कहेंगे भाई वो पीएफएएस ऑफिसर है। अब ये पीएफएएस क्या होता है भाई? पीएफएएस का फुल फॉर्म क्या है? ये होता है प्रोविंशियल फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस, यानी कि प्रांतीय वित्त एवं लेखा सेवा। इसके अंतर्गत ये आपका ट्रेजरी ऑफिसर आता है। क्लियर है इतनी बात? अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का इसका प्रमोशन क्लियर कराऊंगा, फिर इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर्विस का असली मज़ा वही लोग ले पाते हैं जो लोग 21 से 22 साल की एज में भर्ती हो पाते हैं। ये एज ग्रुप ऐसा होता है कि आप टॉप लेवल तक चले जाते हैं। अब मान लीजिए 21 से 40 साल इसकी एज लेते हैं, तो आप अगर 39 साल में भर्ती हुए तो ऐसा नहीं है, पैसे वगैरह तो आप कमा लेंगे, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं रह पाएगी, लेकिन आप पद और पावर का मज़ा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो लोग यंग एज के होंगे वो लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे और बहुत जल्दी ही सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, और ये पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले जब मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, ट्रेनिंग के बाद में ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ट्रेजरी ऑफिसर ही बना के कोषागार में आपकी तैनाती दे दी जाए। आप लोगों को एफएओ भी बनाया जा सकता है, एफए भी बनाया जा सकता है। टीओ क्या होता है? टीओ होता है आपका ट्रेजरी ऑफिसर यानी कोषाधिकारी। इसकी पोस्टिंग होती है कोषागार विभाग में।
जो जिला कलेक्ट्रेट में आपका जो कार्यालय बना होता है कोषागार, उसमें इसकी पोस्टिंग होती है। ये जो FAO है, FAO क्या होता है? FAO होता है फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, यानी कि वित्त एवं लेखाधिकारी। अब दिमाग में प्रश्न होगा इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? इसकी पोस्टिंग होती है जैसे आपके जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग है, कृषि निदेशालय है, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय है, कार्यालय लोकायुक्त है, श्रमायुक्त कार्यालय है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय है, आबकारी आयुक्त कार्यालय है, उद्यान विभाग है। तो इनमें क्या होता है? इनमें आपका वित्त एवं लेखाधिकारी होता है। ये जो FA होता है इसे आप लोग कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी कि वित्तीय परामर्शदाता। इसकी तैनाती हमेशा जिला पंचायत में होती है। ठीक है, जिला पंचायत में फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती होती है। आप जब जिला पंचायत में जाएंगे उसके कार्यालय में, तो वहाँ आपको जो है फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेगा, वो आपका ट्रेजरी ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे आपका ग्रेड पे रहता है 5400। ठीक है, इनिशियल पोस्टिंग आपकी इन्हीं तीनों पदों में से किसी पद पे होती है। ये आपका निर्भर करता है ट्रेनिंग के दौरान आपका कार्यशैली कैसा रहा, आपने कितने नंबर कितने अंक प्राप्त किए, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको विभाग अलॉट होता है। यहाँ से आपको जो है अपने सर्विस के कम से कम 8 से 9 साल देने होंगे। ठीक है, 8 से 9 साल इसमें लग जाते हैं प्रमोशन में। फिर आप बनेंगे STO। STO क्या होता है? सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर होता है, और या फिर आप कह सकते हैं SFAO, यानी कि क्या होता है? सीनियर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, तो सेम रहता है, पद बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कार्य क्षेत्र आपका बढ़ जाता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे होगा वो आपका हो जाएगा 6600 रुपये। ठीक है, 6600 रुपये ग्रेड पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप लोग सर्विस करेंगे उसके बाद में फिर आप अपने सर्विस काल के 8 से 9 साल देंगे। ठीक है, फिर जब आप 8 से 9 साल देंगे तब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद मिलेगा, वो होता है CTO का। CTO क्या होता है? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता है। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाएगा 7600 रुपये। ठीक है, 7600 रुपये आपका ग्रेड पे हो जाएगा। यहाँ से आपकी जिम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा वर्कलोड भी होगा, लेकिन पावर बहुत होगी। ठीक है, उसके बाद में CTO के बाद में आपको जो प्रमोशन मिलेगा JSFD का या FCSD का, तो यहाँ से आपको जो है कम से कम मान के चलिए 7 से 8 साल फिर लग जाएंगे। ठीक है, 7 से 8 साल जब आपको लगेंगे उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा जूनियर सेक्रेटरी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, या फिर आप कह सकते हैं आपको बनाया जाएगा फाइनेंस कंट्रोलर इन स्मॉल डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होगा वो 8700 हो जाएगा। फिर से आपके कंधे पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, एक महत्वपूर्ण पद आपको और मिलेगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रमोशन होगा आपका 6 से 7 साल में। ठीक है, 6 से 7 साल में आप बनेंगे SSFD। इसको बोलते हैं स्पेशल सेक्रेटरी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, या फिर FCMD। FCMD क्या होता है? फाइनेंस कंट्रोलर इन मिड डिपार्टमेंट। ठीक है, मीडियम डिपार्टमेंट कह सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर इन मीडियम डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होगा वो 8900 रुपये होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चलिए 80 से 85% लोग जो है यहाँ पे आके इस पद पे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली आदमी जो है 28-30 साल की एज में भर्ती होता है तो यहाँ पे आके रिटायर होता है। लेकिन मैंने जो ये बात कही थी कि 21 से 22 साल की एज में जो भर्ती होगा और उसका कार्यक्षेत्र अच्छा रहा, उसने अच्छा वर्क किया, तो एंड में वो बनाया जाएगा क्या? DFD या फिर FCBD। ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे, तब आप बन पाएंगे। अब DFD क्या होता है? DFD होता है डायरेक्टर इन एनी फाइनेंस डिपार्टमेंट। किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपको डायरेक्टर बना के तैनात कर दिया जाएगा। FCBD क्या होता है? फाइनेंस कंट्रोलर इन बिग डिपार्टमेंट, यानी कि फाइनेंस कंट्रोलर बन के जाएंगे आप बड़े बड़े डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेड पे होगा 10,000 रुपये। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, डायरेक्टर लेवल का होता है, और आप मान के चलिए जनरली IAS को तैनाती यहाँ पे दी जाती है, लेकिन चूंकि आप सीनियर होते चले जाएंगे तो आपकी भी तैनाती यहाँ पे होगी। लेकिन इसके लिए, इस पद पे आपको आने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही यंग एज में भर्ती हो और आपकी कार्यशैली अच्छी हो, है ना? कार्यशैली अच्छी हो, कोई आपके ऊपर जुर्माना या किसी भी प्रकार का जो है कोई मुकदमा वगैरह ना हो, तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।
तो आइए देखते हैं इनका कार्यक्षेत्र, इनका कार्य क्या रहता है। कार्य की बात करें तो तीनों का मैंने कंबाइंड बता दिया है, टीओ, एफएओ और एफए का, ठीक है। अब कोषाधिकारी क्या होता है? कोषाधिकारी वित्त विभाग का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। कोषाधिकारी जिले के कलेक्ट्रेट में स्थित जिला कोषागार में ही कोषालय संबंधित समस्त कार्यों का संपादन करता है। कोषाधिकारी क्या रहता है? जो आपके कलेक्ट्रेट में कोषागार विभाग बना होता है, वहाँ पे इसका ये हेड रहता है और वहाँ पे जो भी कोषालय से संबंधित कार्य होंगे उनको ये समेटता है, उनको करता है, ठीक है। प्रशासनिक काम होता है जो भी, वो सारा ये देखता है। फिर क्या है? वित्तीय प्रशासन एवं लेखा परीक्षा अधिनियम 1985 के अंतर्गत आने वाले समस्त कानूनों का अनुपालन कराने के लिए कोषाधिकारी वित्त एवं लेखाधिकारी वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी होता है। तो आप चाहे टीओ भर्ती हो, चाहे एफएओ भर्ती हो, चाहे एफए भर्ती हो, फाइनेंशियल एडवाइजर भर्ती हो, आप लोगों को क्या करना है? वित्तीय प्रशासन एवं लेखा परीक्षा अधिनियम 1985 के अंतर्गत आने वाले समस्त कानूनों का अनुपालन करवाना है, ठीक है। फिर क्या है? विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित राज्य सरकार के खाते में प्राप्तियों एवं भुगतान से संबंधित वित्तीय लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है। जो सरकारी विभाग होते हैं तो उसमें क्या रहता है? राज्य सरकार के जो खातों की प्राप्तियां होती हैं, भुगतान होते हैं, उनके जितने भी वित्तीय लेखा जोखा होगा, उन सभी लोगों चीज़ों के लिए आप ही उत्तरदायी होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपका डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी टीओ से प्रेम से बात करता है, क्योंकि सारे समस्त खातों का संचालन इसी के थ्रू होता है, तो वो भी जो है आपको बड़ा ही रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कितनी पावरफुल पद होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, जनपद में होने वाली धनराशि की प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा जोखा रखता है एवं उन्हें मासिक आधार पर संकलित करता है। जनपद में जो बिल्स वगैरह होते हैं, जो प्राप्तियां होती हैं, एवं भुगतान होती हैं, उनका लेखा जोखा रखने के साथ साथ उन्हें मासिक यानी एक मंथली वाइज उसका जो है डेटा बना लेता है, रिपोर्ट बना लेता है और उस पर बराबर नज़र रखता है और ज़रूरत पड़ने पे जो है ऊपर भी ट्रांसफ़र करता है। जो नीचे दिया हुआ है, राज्य सरकार के मासिक खातों के संकलन के लिए महालेखाकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। कभी ऑडिट के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो मासिक खाते होते हैं उनको जो है आपको अकाउंट जनरल यानी महालेखाकार को जो है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अलावा क्या करता है? जीपीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल बिल सहित अन्य बिलों की राशि का भुगतान कोषालय से करता है। जैसे जीपीएफ हो गया, ठीक है, ग्रेच्युटी हो गया, मेडिकल बिल है, ये बिल होगा, बिल नहीं होगा, ठीक है, मेडिकल बिल है या किसी भी प्रकार के अन्य बिल होते हैं तो उनका भुगतान ये कोषालय से करता है। विभिन्न सरकारी विभागों की भुगतान एवं प्राप्तियों के प्रारंभिक तथा सहायक खातों का विवरण रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उच्चतर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो जो आपके सरकारी विभाग होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, बेसिक शिक्षा है, कृषि है, चिकित्सा है, तो इनकी जितनी प्राप्तियां होती हैं उनके एवं भुगतान होते हैं तो उनके प्रारंभिक एवं जो सहायक खाते हैं उनका सबका लेखा जोखा इसके पास होता है। और अगर मान लीजिए कभी आवश्यकता पड़ी तो जो उच्चतम अधिकारी होते हैं उनको ये प्रस्तुत भी करता है। फिर देखते हैं, सभी प्रकार की स्वीकृतियों एवं आहरणों का अनुमोदन करता है। जितनी भी जनपद में स्वीकृत होंगी, आहरण होंगी, उनको अनुमोदन करने का काम इसी का होता है, टीओ का। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन उपलब्ध कराता है, ठीक है। वेतन आपका जो है, आप अगर केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो अपने जनपद में जितने लोग होंगे तो उनके वेतन से लेकर के पेंशन समस्त चीज़ें ये उपलब्ध कराता है। इसके अलावा क्या है? वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाता है। आपकी जो पेंशन आती है वो आपको पता है कोषागार विभाग से आती है, तो चाहे वो वृद्धा वाली हो, चाहे विधवा वाली हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, सभी को ये उपलब्ध कराता है। वहीं से आपकी पेंशन जारी होती है। फिर क्या है? सरकारी रसीदों और भुगतानों के खातों को तैयार कर उन्हें उच्चतर अधिकारियों को उपलब्ध कराता है। सरकारी रसीदें जो होती हैं जिन पे भुगतान होता है, चाहे वो पेट्रोल का हो या किसी अन्य चीज़ का हो, उन सभी चीज़ों का विवरण वो तैयार करके उच्चतर अधिकारियों को प्रेषित करता है। जिला पंचायत में तैनाती के दौरान वित्त एवं लेखा संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है एवं विभाग को इससे संबंधित समस्त जानकारियां व सलाह देता है। अब आपकी मान लीजिए जिला पंचायत में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर पोस्टिंग हो गई, तो आप क्या करेंगे? वित्त एवं लेखा संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगे जिला पंचायत की और विभाग को इससे संबंधित समस्त जानकारी एवं सलाह देना आपका मुख्य काम होगा। फिर देखते हैं,
वित्त एवं लेखाधिकारी के तौर पे जिस भी विभाग में कार्यरत होता है उस विभाग में वित्त एवं लेखा संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उसे गोपनीय विभाग के उच्चतर अधिकारियों के साथ साझा करना एवं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी इसी का ही कार्य होता है। जब आपकी तैनाती वित्त एवं लेखाधिकारी के रूप में होगी तो आप क्या करेंगे, जिस विभाग में तैनात होंगे उस विभाग के वित्त एवं लेखा संबंधित समस्त चीज़ों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में तैयार करेंगे और उसे गोपनीय विभाग के जो उच्चतर अधिकारी होंगे उनके साथ शेयर करेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे कि भाई देखिए यहाँ पे व्यय ज़्यादा हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये बिल मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे इन्होंने पास कर दिया। तो इन सब चीज़ों पे जो है वो एक अपनी जो है प्रतिक्रिया भी देता है कि ऐसी ऐसी चीज़ों पे सुधार होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सहायक लेखाधिकारी को समय समय पर अनुदेश देकर कोषागार के लंबित कार्यों को मार्क कर उनकी रिपोर्ट तैयार करता है और यथा समय होने वाले कार्यों को तुरंत निस्तारित करवाता है। अब जो टीओ होता है उसके अंडर में जो सहायक लेखाधिकारी होता है उसको समय समय पर अनुदेश देता है कि भाई देखो कोषागार में जितने रुके हुए कार्य पेंडिंग वर्क हैं सभी को मार्क करिए, उसकी रिपोर्ट तैयार करिए और मेरे पास पेश करिए। जब वो सहायक लेखाधिकारी जब उसके पास रिपोर्ट पेश करता है तो यथा समय जो तुरंत निष्पादित होने वाले कार्य होते हैं उनको वो तुरंत निष्पादित भी करा देता है, उसका निस्तारण करवा देगा, उनको फाइनल कर देगा और उनको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये त्वरित कार्यवाही के रूप में करता है। फिर क्या करता है, पेंशन पटल की रिपोर्ट प्रतिदिन लेता है जिससे किसी भी पेंशनर को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। पेंशनर पटल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पटल होता है ये कोषागार विभाग का, तो उसकी वो प्रतिदिन रिपोर्ट लेता है, भाई आज कितनी पेंशन जारी हुई, कितनी पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं और किस पेंशनर को पैसा जारी किया गया, किसकी रिपोर्ट बनी, किसके खाते में कितना जाना है, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट वो प्रतिदिन डेली बेसिस पे लेता है जिससे किसी भी प्रकार की पेंशनर को दिक्कतें ना हो। तो ये सारे काम होते, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है upSSClecturesonline@gmail.com। आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, उस पर आप लोग हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे और भी वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है UPPCS की, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं या फिर रिसेंटली अपलोडेड वीडियोज़ में जा करके भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लाभ जरूर मिलेगा। थैंक यू।